Hello everyone, this is Saloni Sukhwal. Welcome again in a biology classes. बेटा लास्ट क्लासेस में आपने मेजरली जो सेल के बारे में आपका जो चैप्टर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. अब हमें देखना है कि सेल के अंदर क्या होता है. आपने ये देखा था कि सेल क्या होती है, तो आपने बोला मैम सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. उसके बाद में आपने एंडोस्मोसिस, साइटोस्मोसिस सब कुछ देख लिया. ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, डिफ्यूजन. आज की क्लास में हम क्या देखेंगे बेटा कि सेल के अंदर क्या है. व्हाट इज इनसाइड प्रेजेंट इन अ सेल. यहाँ पे जो भी मटेरियल हैं वो क्या है, और उन मटेरियल्स को बोला जाता है बेटा ऑर्गेनेलेस. क्या बोला जाता है? ऑर्गेनेलेस. ऑर्गन मतलब जो हमारे नॉर्मल होते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, ये सब क्या है? आपके ऑर्गन है. ऑर्गेनेलेस, नलेस पे फोकस करेंगे हम. नलेस का मतलब होता है बेटा यहाँ पे कि जितने भी सेल के अंदर जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं आर नोन एज अ ऑर्गेनेलेस. ठीक है. अब सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे लिविंग सिटी मतलब लिविंग सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है. तो वही चीज मिस्टोरियस है यहाँ पे. जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं बेटा वो फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं. सभी ऑर्गेनेली का कुछ ना कुछ काम होता है. ऐसे नहीं कि फ्री फोकट में आके बैठे हैं कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं, उनका बहुत मेजर रोल प्ले होता है बेटा. अब यहाँ पे इनमें एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, अब आपके दिमाग में आना चाहिए. जितने भी ऑर्गेनेले हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी आ रही है वो प्रोड्यूस कैसे हो रही है. उस ऑर्गेनेले को कैसे पता कि मुझे प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन को वहां भेजना है, प्रोटीन को रैप करना है, ये सब कौन बता रहा है उसे. तो उसे बताने के लिए एनर्जी तो चाहिए. अब वो एनर्जी कहाँ से आ रही है वो सोचने वाली बात है. उसके बाद में प्रोसेस के लिए मटेरियल्स कैसे हो रहे हैं, वेस्ट कैसे मैनेज हो रहा है. अब कोई चीज यूटिलाइज हो चुकी है तो उसका वेस्ट तो होगा, वो हमने कल भी देखा था जिसमें हमने बोला था एंडोसाइटोसिस मतलब किसी को खा जाना. जैसे मैं आपको खा जाऊं, एंडोसाइटोसिस हो गया. उसके बाद में एक्सोसाइटोसिस हमने देखा था कि अमीबा ने जो फूड पार्टिकल इनटेक किया था, एंडोसाइटोसिस, उस फूड पार्टिकल को बाहर निकाला जाता था. तो एक्सो क्यों निकाला? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है. जो चीज आपके काम की है उसे रखा जाए, जो नहीं काम की है उसे निकाला जाए. अगर नहीं निकालेंगे तो बीमार हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. ठीक है. तो वेस्ट मटेरियल को निकालने की भी एक पूरी मैनेजमेंट प्रोसेस होती है. वेस्ट कहाँ जा रहा है, किधर बन रहा है, उसे हटा कौन रहा है. उसके बाद में स्टोर जो चीजें हैं वो स्टोर कहाँ हो रही हैं, ये भी सोचने वाली बात है कि भाई एक अकेली सेल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर लेगी, सारा काम भी देख लेगी, सारी चीज को कंट्रोल भी कर लेगी, उसके बाद में वेस्ट को भी मैनेज कर लेगी. उसके बाद में हम देख रहे हैं कि वो स्टोर का काम भी कर लेगी. और क्या काम कर सकती है? ग्रोथ भी कर सकती है और रिप्रोडक्शन भी कर सकती है. ये कोई सुपर हीरो वगैरह है क्या कि इतना सारा काम सब अकेले देख लेगी? क्या है ये? तो बेटा ये अकेली कुछ नहीं करती है. हम बोलते हैं ना कि एक पूरा जो ग्रुप होता है वो आगे ग्रो करता है इजीली क्योंकि ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. उसी तरीके से ऑर्गेनेलीज जितने ज्यादा होते हैं उतनी फंक्शनिंग बढ़ जाती है. इससे पहले याद करो मैंने आपको एक एग्जांपल कोड करके बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का. बेटा प्रो में मैंने बोला था प्रिमिटिव टाइप के, तो मेंबर्स क्या होते हैं वहां पे कम होते हैं, तो बेचारी के ऊपर लोड ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा काम नहीं कर पाती है और उसकी जो फंक्शनिंग है वो भी बहुत स्लो होती है. वहीं पे मैंने यूकैरियोटिक के लिए बोला था कि ये जो घर है यूकैरियोटिक सेल, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलेज होते हैं. बहुत सारे ऑर्गेनेले मतलब कोई एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई प्रोटीन को पैक कर रहा है, कोई कंट्रोलिंग कर रहा है, कोई वेस्ट को मैनेज कर रहा है, कोई स्टोर कर रहा है. कुल मिला के सबका अलग अलग काम है. तो मैंने ये भी बताया था, याद करोगे तो, और पिछली वीडियो में जाके देखोगे तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से घर में मेंबर ज्यादा होते हैं तो आप लोगों का काम बढ़ जाता है. 4 भाई बहन हो तो चारों में से कुछ ना कुछ काम करोगे तो इजीली जल्दी फ्री हो जाओगे, काम भी अच्छा होगा. उसी तरीके से जब ऑर्गेनेलीज का नंबर ज्यादा होता है तो सेल के अंदर की फंक्शनिंग बढ़ जाती है. बेटा फंक्शनिंग बढ़ गई मतलब ये है कि वो और ज्यादा एडवांस हो गई. अब उसके पास अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स को ही कहा जा रहा है ऑर्गेनेलीज. ठीक है. चलो अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट. यहाँ पे सबसे पहला मेंबर कौन टकराता है. हम हमेशा सेल बनाते हैं
ठीक है, ये हम देख भी चुके हैं। सेल बनाते हैं और हमेशा सबसे पहले हम लिखते हैं एनिमल सेल में पीएम साहब आ गए, सबसे पहले पीएम साहब ही आएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू आर ऑल्सो कॉल्ड इट सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये कंट्रोल सेंटर बोला गया है बेटा। कंट्रोल सेंटर क्यों? मेरी मर्जी है, मेरा गेट, मेरी दीवार है, मैं जिसको चाहूंगी वो ही अंदर आ पाएगा, जिसको नहीं चाहूंगी मैं उसको बाहर दफा कर दूंगी। मैं चीजों को लेके बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हूँ। ऐसा कौन बोलती है? मैं नहीं बोल रही, ऐसा बोलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटा, इसे हमने इसी वजह से कल के लेक्चर्स में आप जाके देखोगे तो हमने उसे सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर बोला था, क्योंकि चीजों को सेलेक्ट करके अंदर ला रही थी, चीजों को चुन चुन के बाहर निकाल रही थी। ऐसा नहीं हम उठा के कोई भी आएगा बोलेगा हाँ आजा आजा, कोई भी अंदर की काम की चीज बोल रही है मैं थक गई काम करके, मैं तो नहीं रह सकती, मैं तो जा रही हूँ, तो बोले चल चल चली जा, नहीं। उसको उसकी वैल्यू है, उसको पता है कि इसका जो फंक्शन है वो मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, तो इसका होना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो वो हर किसी को अपने अंदर से जाने भी नहीं देता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसे सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर भी बोला जाता है, लिखोगे आप इसके पास में। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी हमने बोला इट्स नोन एज अ सेलेक्टिव बैरियर, मतलब कि चुन चुन के चीजों को रोकने का काम करती है। उसके बाद में बेटा किसकी बनी हुई होती है? तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, साथ में कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कल आपको याद हो फंक्शनिंग तो मैंने बना के भी बताई थी, इस तरह से लिपिड की 2 लेयर होती है कंटिन्यू, इस तरह से अरेंज्ड होंगे। हेड वाला पोर्शन जो है बेटा वो पानी से कम डरता है, इसलिए वो क्या होता है, वो होता है बेटा हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब पानी का दोस्त, इसलिए अपना हेड जो है वो बाहर रखता है क्योंकि वो उसका दोस्त है। और वहीं पे टेल वाला जो पोर्शन है, अब यहाँ पे मैंने हेड टेल किसको बोला है? ये है चारों तरफ पानी पानी सा, ठीक है। क्योंकि टेल वाला जो रीजन है बेटा, ये टेल्स हैं, ये पानी से डरती हैं, इसलिए इन्होंने दूरी बनाने के लिए अपने आप को कोर रीजन सेंटर में रख दिया। वहीं पे आप देखोगे कि ये वाला जो रीजन है, ये हेड वाला रीजन है, ये पानी का अच्छा खासा दोस्त होता है, इसलिए अपने आप को पानी के कांटेक्ट में रखता है, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हमने प्रोटीन बनाए थे। कुछ प्रोटीन इस तरह से बाहर प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह से अंदर पूरे दबे हुए होते हैं। बाहर जो प्रेजेंट होंगे बेटा उसे पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, पेरिफेरी किनारी पर प्रेजेंट है, पेरिफेरी पर है। इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर तक एकदम धसे हुए होते हैं, जिनको हटाना भी मुश्किल होता है, जड़ इनके एकदम अंदर तक जाती है, बोलते हैं ना हमारी पहुंच बहुत अंदर तक है, तो इंटीग्रल भी ऐसा ही बोलता है। इंटीग्रल से नाम समझ सकते हो आप कि इनकी पहुंच एकदम अंदर तक होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, क्योंकि लिपिड बाइलेयर इसलिए बोला बेटा, ये जो पूरी मेम्ब्रेन होती है वो 2 लिपिड की मेम्ब्रेन से बनी है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेले है जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेले है। व्हाई इट इज नोन एज अ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेले? बिकॉज ये जो न्यूक्लियस है बेटा, इट्स नोन एज अ ब्रेन ऑफ सेल। अब सोचो, किसी को ब्रेन की उपाधि दी जा रही है तो ऐसे हल्के में तो नहीं दी होगी, कुछ तो करता होगा, कुछ नहीं बहुत कुछ करता है। अब क्या क्या करता है देखो, सबसे पहला सेल को कब क्या प्रोसेसिंग करनी है, सारी चीज कौन कंट्रोल करेगा? सेल के अंदर जो ब्रेन नाम जिसको दिया है न्यूक्लियस, वो कंट्रोल करता है। और क्या करता है? अच्छा, इसके पास में जेनेटिक कंपोजिशन भी प्रेजेंट होता है बेटा। जेनेटिक कंपोजिशन में डीएनए, हमेशा आप पढ़ोगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब क्या बोला है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड? मैम क्या क्या नाम लेते रहते हो, पता नहीं, हमें तो याद भी नहीं होते, ऐसा लगता है क्या है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सब याद हो जाएगा, टाइम लगता है बट हो जाता है। इसको डिवाइड करके डीऑक्सीराइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, सिंपल। चलो, अब ये जो डीएनए होता है बेटा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है। ये भी कंट्रोल कौन कर रहा है? यही न्यूक्लियस भाई साहब करते हैं। इन्हीं की वजह से हम बोल सकते हैं जो डीएनए होते हैं, इसी वजह से हम अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। अभी हम अपनी बात भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ओवरऑल यूकैरियोटिक सेल, और आप और हम भी किसका पार्ट है? यूकैरियोटिक सेल का पार्ट है।
तो समझने के लिए हम अपने आप से लेते हैं, जितनी चीज़ों को आप रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझते हो उतना आपको बाय हार्ट नहीं करना पड़ता है, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी जो बेटा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहाँ कंट्रोल होके रहती है, डीएनए में रहती है। अपने पास डीएनए जो है कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। आई बात समझ में, न्यूक्लियस एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है और अपने पास में जेनेटिक इंफॉर्मेशन माने कि डीएनए अपने पास रखता है। अब डीएनए अपने पास रखता है तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। आपको देख के बोलते हैं ना कुछ रिलेटिव, यार ये तो अपने मम्मी जैसी है, कुछ बोलते हैं ये तो अपने पापा जैसी है, कुछ और महान आते हैं, नहीं ये तो दोनों का कॉम्बो है, दोनों जैसी लिखती है थोड़ी थोड़ी। तो हम अपने इतने सिमिलर कैसे हैं पेरेंट्स से, बिकॉज ऑफ डीएनए। क्यों? क्योंकि यही वो डीएनए है जो हमारे फादर मदर से हमारे अंदर ट्रांसफर हुआ है और सारी इंफॉर्मेशंस को कैरी करके रखता है। उसके बाद आपने देखा कि जो डीएनए था बेटा वो एनक्लोज्ड था। एनक्लोज्ड से क्या मतलब है, जो डीएनए का मटेरियल है ये चारों तरफ में डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में होता है, और आपने पढ़े थे कि इसके यहाँ पे पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। समझने के लिए वापस देखो, इस तरह से आपने बना के भी देखा था हम लोगों ने कि जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो इस तरह का बना हुआ होता है, और इस न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और बीच में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, बीच में आपको पोर्स देखने को मिल रहे हैं। वही बात ये रिपीट हो गई कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में पोर्स होते हैं। आया समझ में? ये जो है बेटा ये क्या है, इसके पोर्स, ये क्या है, पोर्स। उसके बाद में अपने अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसको स्टोर करके रखता है, डीएनए। अब आपको पता है डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद में हाउसेस है न्यूक्लियोलस का, साथ ही इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियोलस होता है। ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम असेंबली कहा जाता है, और यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जेनेटिक कंपोजिशन इसके पास प्रेजेंट है। तो ये अपने अंदर सारी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करना है, होने वाला बच्चे में कितने जेनेटिक कंफर्मेशंस को प्रोवाइड करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। अब समझ आया न्यूक्लियस को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी। पूरी स्लाइड में बच्चा आपने दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा है। ये तो दो ऑर्गेनेले हैं, सबसे पहला था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन चुन चुन के किसको अंदर लाना है, किसको नहीं लाना है। ये घर के बाहर वाली वो मजबूत दीवार होती है जो डिटरमाइन करती है कि घर कितना मजबूत रहेगा, ठीक है, कितना सुरक्षित रहेगा। तो ये काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में आपने सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल देखा बेटा, उसको बोला आपने ब्रेन ऑफ सेल। इतना इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन ऑफ सेल की उपाधि मिल गई। क्यों? क्योंकि सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है, ये। इवन इसके पास में जेनेटिक कंपोजिशन होता है, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ में इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जिसे राइबोसोम असेंबली बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर जिसको आप बोल रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होती है, चलो समझते हैं। ये है हमारी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंटर में हमने बोला था कौन प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूक्लियस भाई साहब, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब ये ईआर क्या है मैम, हमें नहीं समझ आ रहा। तो इसके ऊपर इस तरह से सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे कहा जाता है बेटा ईआर, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब क्या है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये बेटा दो तरह की होती है। क्या देखना है आपको, ये दो तरह की होती है। एक है आपकी आरईआर और दूसरी होती है आपकी एसईआर। आरईआर से क्या मतलब है मैम, आरईआर मतलब होता है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या बोला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कैसे, हमें नहीं समझ आ रहा, देखो इधर अभी समझते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है बेटा, इसके ऊपर इस तरह से पिंपल हो जाते हैं, और इस पिंपल का नाम है राइबोसोम। क्या नाम है, राइबोसोम। अब ये पिंपल जो है बहुत काम का है, लेकिन इसने इसकी अपीयरेंस को गंदा कर दिया। जैसे कैसे चेहरा एकदम से पिंपल से भरा हुआ रहता है तो कितना गंदा सा लगता है, ऐसे रफ स्किन दिखती है कि लगता है ये क्या है, ये पिंपल पिंपल हो रखे हैं पूरे फेस पे, ठीक है।
चलो, तो यहाँ पे राइबोसोम जो है बेटा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आके बैठ जाता है पिंपल की तरह, और उसकी बढ़िया सी जो स्मूथ सरफेस थी उसको क्या कर देता है, खराब, रफ कर देता है। दैट्स वाई राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से इस ईआर का नाम क्या रखा गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में बोला है बेटा RER। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है मैम, क्योंकि राइबोसोम को याद करोगे तो प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। अब प्रोटीन फैक्ट्री की इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं क्योंकि राइबोसोम इस पे प्रेजेंट है, ईआर ने उसको रहने की जगह दी है, तो बदले में वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बड़ा सा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की। उसके बाद में ये जो इतनी बढ़िया सी लेयर दिख रही है, एकदम चिकनी चिकनी सी स्मूथ सी, ये इतनी ज़्यादा स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। एकदम से बढ़िया चेहरा है बिना पिंपल वाला, तो अच्छा लगता है, इसी वजह से इसकी अपीयरेंस कैसी, एकदम स्मूथ है एकदम से, इसलिए इसको क्या बोला है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप सोचोगे मैम राइबोसोम नहीं है तो क्या प्रोटीन बनेगा, नेवर, राइबोसोम के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो फिर आप बोलोगे मैम प्रोटीन इसने बना लिया तो क्या ये शरीर में ऐसे ही रहेगा, हमारी बॉडी इतनी सेल्फिश है कि ऐसे ही किसी को अपने अंदर नहीं जगह देती है। तो फिर बताओ ये क्या बनाती है, तो ये बनाती है बेटा लिपिड। किसकी सिंथेसिस करती है ये, लिपिड, कुछ हार्मोन्स, इवन ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प कर देती है, ठीक है, जबकि ऊपर वाली कोई काम नहीं कर रही है इस तरीके का। तो आपने पूरी स्लाइड में अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझा। चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इस पूरे इंटरकनेक्टेड जोन्स को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है बेटा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER के बारे में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखा गया है कि किसकी प्रेजेंस होती है बेटा, राइबोसोम की प्रेजेंस होती है। इसी वजह से राइबोसोम की वजह से किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो प्रोटीन होंगे बेटा, प्रोटीन फोल्डिंग और प्रोटीन की मॉडिफिकेशन भी करने में कैपेबल होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिंथेसिस करती है बेटा, लिपिड सिंथेसिस करती है, स्टीरॉइड्स का प्रोडक्शन करती है, साथ ही साथ में कैल्शियम का स्टोर करती है और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। कंटिन्यू हाईवे बनाती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन होता रहे। हम रोड पे बाहर आप कहीं घूमने जाते हो, हाईवे क्यों होता है, ताकि एक अच्छा सा ट्रांसपोर्ट बिना रुकावट के आप एक लंबी दूरी को तय कर सको, आराम से कर सको, बीच में कोई भी ऐसे उबड़ खाबड़ छोटी मोटी सड़कें ना आए, ट्रैफिक ना मिले आपको, इजीली आपकी जो यात्रा है वो नॉर्मली बनी रहे, सुखद रहे, लिखते हैं ना सुखद यात्रा, वैसे। तो अब हमारी बॉडी में भी ऐसा ट्रैफिकिंग चलता है। ट्रैफिकिंग का मतलब ये नहीं है अंदर गाड़ियाँ दौड़ रही है, ऐसा नहीं समझ लेना। मैम ने बताया था कि हाँ हमारी बॉडी में ट्रैफिक है मतलब गाड़ियाँ चल रही है पी पी करके, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल सिग्नल्स, मॉलिक्यूल के इंट्रैक्शंस, उसके बाद में जो इंट्रैक्ट होते हैं, सारी जो नर्व इम्पल्स हैं, ये सारे बेटा क्या करते हैं, अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं ताकि बॉडी को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकें। तो ये सिग्नलिंग के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा SER। देखा आपने, वहाँ पे सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी, ये हमारा मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। लिपिड सिंथेसिस कर ली, उसके बाद में स्टीरॉइड का प्रोडक्शन कर लिया, कैल्शियम भी स्टोर करके रख रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन साफ सफाई भी कर रहा है। बताओ, हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी कर देता है, और इवन जो दूसरे ऑर्गेनेल्स के जो मेम्ब्रेन होती है उन मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ जोड़ के एक हाईवे जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है ताकि ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, ईजीली हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गोल्जी। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, तो ये है बेटा आपकी एक सेल होती है। इस सेल के अंदर आपने इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है ब्रेन ऑफ सेल देखा, फिर उसके बाद में अभी जस्ट आपने पढ़ा बच्चा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसी से आगे से ब्रेक होकर के बेटा यहाँ पे इस तरह से जो है गोल्जी बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, और ये जो गोल्जी बॉडीज़ हैं ये सिस्टर्ने लाइक स्ट्रक्चर होती है और साथ में इनके वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रोटीन ER से बन के निकलते हैं
ये इतने रूपाल है, मतलब इतने सुंदर बन के निकल जाते हैं क्या? नहीं, ये एकदम से सड़ी सी हालत में आते हैं। मान लो आपका कोई दोस्त आपके घर पे आ जाता है ऐसे ही घर से उठ के नॉर्मल चड्डे टी शर्ट में, बोलता है चल आज तो पार्टी करेंगे। अब लोग ऐसे, मैं तो नहीं जाने वाली है ऐसे कपड़ों में, और तेरे साथ भी नहीं जाऊंगी, मेरी इज्जत घट जाएगी। तो आप उसे एकदम से तैयार करोगे तो आप उसका क्या काम कर रहे हो, और जब वो आपके रूम से निकल रही है एकदम से मस्त हीरोइन लग रही है, वाह क्या लग रही है, तो कहने का मतलब आपने उसका मॉडिफिकेशन कर दिया, कैसी हालत में आई थी और कैसे कर दिया आपने उसे। तो आपने किसका काम किया है? गोल्जी का। गोल्जी भी ऐसा ही काम करता है। जो प्रोटीन आगे से बेचारा ऐसे गरीब सा होके आता है, जिसके ऊपर कोई कवरिंग भी नहीं होती है, उसके ऊपर अच्छी सी कवरिंग करता है, उसे अपने पास थोड़ी देर के लिए रखता है कि भैया अभी तेरी आगे जगह नहीं है, ज़रूरत नहीं है, बैठ जा, तू कहाँ जाएगा। तो अपने पास में थोड़ी देर का स्टोर का काम भी करता है, इतना बढ़िया है। रहने के लिए थोड़ी देर के लिए जगह भी दे रहा है, उसके बाद में मॉडिफाइड भी कर रहा है, और फिर पैकेजिंग करके सुंदर भी बना रहा है। एकदम राजा बाबू सूट बूट पहन के निकालता है, और सामने वाले देखते हैं अरे वाह यार ये प्रोटीन ये तो मुझे चाहिए, दूसरा बोलता है अच्छा ये प्रोटीन ये भी मुझे दे दो यार, बढ़िया लग रहा है। तो ये सारा काम कौन करता है बेटा? गोल्जी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं गोल्जी के बारे में। ये क्या करता है बेटा? मॉडिफाइड करता है, सॉर्ट करता है, और पैकेजेस बनाता है। किसके? मेजरली प्रोटीन के, साथ ही साथ में लिपिड के भी बना लेता है। ठीक है, तो ये जो मॉडिफिकेशन करना, सॉर्टिंग करना और पैकेजिंग करना है, किन किन की हो रही है? प्रोटीन की हो रही है, साथ ही साथ लिपिड्स की भी हो जाती है। कहाँ हो रही है? तो ईआर में हो रही है। सिस फेज जो है, जो ईआर से बेटा लिपिड और प्रोटीन, अभी आपने देखा था कि जो ईआर से लिपिड और प्रोटीन रिलीज हो रहे थे, वो रिलीज होकर के कहाँ जाएंगे? गोल्जी में। अभी हम डायग्राम से समझेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सिस जो है, वो सिस फेज बेटा कार्गो को रिसीव करता है, और ट्रांस फेज जो है वो फिनिश्ड वेसाइकल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, क्या बोला बेटा यहाँ पे? ये सिस फेज इसकी तरफ होगा और ट्रांस फेज जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। उसके बाद में लाइजोसोम और सिक्रीशन का काम करता है सेंट्रल मेलीरूम्स और पैकेजिंग सेंटर होता है। कुल मिला के इसका मेजर जो है आपको याद करना है कि इट इज़ अ पैकेजिंग सेंटर। जो गंदी सी हालत में आया है उसे भी एकदम से अच्छा सा तैयार करके राजा बाबू बना करके निकाल देता है, पैकेजिंग कर देता है। कैसे? आप बाजार से कोई नॉर्मल सा गिफ्ट लाते हो लेकिन उसकी पैकेजिंग बहुत सुंदर कर दो तो ऐसा लगता है यार कितना एक्सपेंसिव होगा। उसी तरीके का काम गोल्जी करता है। क्या बोला आप समझने की कोशिश करो। फॉर सपोज यहाँ से प्रोटीन और लिपिड बने थे, ठीक है, ये प्रोटीन और लिपिड बन गए। अब ये बहुत बुरे से हैं, बुरे से हैं मतलब अब ये कहाँ जाएंगे? इन्हें तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कौन करेगा बताओ इन्हें एक्सेप्ट? तो ये बोलते हैं बेटा कि चलो हम कहाँ जाके आते हैं, हम आगे की तरफ जाके आते हैं। तो अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि इस तरीके से ये जो प्रोटीन है अब ये घूमता है, इसको कोई लेगा नहीं क्योंकि ये कुछ काम का नहीं है। फिर ये कहाँ जाएगा? गोल्जी बोलता है चल मेरे पास आ, ठीक है, सिस वाले रीजन में जाता है। अभी ये यहीं पे रहेगा। अच्छा आ गया, प्रोटीन भी आ गया, लिपिड भी आ गया, ठीक है। अब इसका क्या होगा? तो अब थोड़ी देर के लिए तो इसे अपने पास रखता है स्टोर करके, ठीक है। सिस से मिड में जाता है, वहाँ इसका स्टोरेज होता है थोड़ी देर के लिए, फिर इसको पहुँचा दिया था ट्रांस में अच्छी खासी सी पैकेजिंग कर कुरा के। अब इसकी जो पैकेजिंग होती है बेटा, मान लो इसको राजा बाबू बना के इस तरह से इसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया, अब लग रहा है सुंदर सा बढ़िया सा। अब इस पूरे को जो है वो मेम्ब्रेन या कोई भी चीज़ जो है वो एक्सेप्ट कर सकती है। तो कैसा सा आया था बिल्कुल, और कैसा सुंदर सा बना के उसको पैकेजिंग रैपिंग करके बढ़िया बना के उसको यूटिलाइज करने लायक बना दिया। इतना महान सवाब का काम कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। कौन करता है बेटा? गोल्जी बॉडी, ऑल्सो नोन एज अ गोल्जी एपरेटस, ठीक है। चलो उसके बाद पावरिंग द सिटी। पावरिंग द सिटी नाम से ही समझ आ रहा होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड हुज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक एक नंबर में तो मोस्टली पूछ लिया जाता है, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल। बताओ, आप बायो के स्टूडेंट हो, इतना तो आपको आना चाहिए। ऐसे बोल देंगे अच्छा आप साइंस पढ़ते हो, चलो इतना तो बता ही सकते हो। तो बेटा ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस ऑफ
सेल बोला जाता है। अब पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला, क्या ज़रूरत पड़ गई बेटा? क्या पावर मतलब क्या, ताकत दे रहा है? ताकत तो नहीं देगा, तो फिर क्या देगा? ताकत का मतलब होता है बेटा एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म को रिलीज करता है जिसका नाम होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने कल भी देखा था बच्चा कि एटीपी मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब एटीपी। कोई भी चीज़ को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। बोलते हैं ना ज़्यादा गुस्सा मत कर, तेरी क्यों एटीपी बर्न कर रही है दूसरों के चक्कर में, तू अच्छा ये कर ले, अपनी एटीपी मत बर्न कर, ज़्यादा थकान हो जाएगी, मैं तो नहीं कर रही है काम, मेरी एटीपी क्यों बर्न करूँ? तो कुल मिला के एनर्जी, मैं अपनी एनर्जी क्यों फालतू ऐसे गवा दूँ, ठीक है? तो एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी इतनी महान जो सबको काम करा रही है, सबको हिम्मत दे रही है, ये तुम कर सकते हो, यस कैरी ऑन। तो ये जो कैरी ऑन हिम्मत है, एटीपी एनर्जी, ये आती कहाँ से है? कौन इतना महान है जो इसको ला रहा है? तो ये लाने का काम करता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसी सुपर पावर होती है कि अपने अंदर किसका फॉर्मेशन करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे इस वाले में हमें नहीं समझ आ रहा है तो हम खुद से बना के देखते हैं। दिख रहा है सबको? चलो, ये तो हो गई इसकी बाहर की लेयर, ये हो गई इसकी अंदर की लेयर। तो इससे ये समझ आया आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितनी लेयर होती है? 2, इंटर मेम्ब्रेनस और आउटर मेम्ब्रेनस। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ है इसलिए इनर, और बाहर की तरफ वाली होगी आउटर। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की है इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है? तो ये मेम्ब्रेन्स जो हैं बेटा वो डबल। अब आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ माइटोकॉन्ड्रिया कितनी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, हाउ मैनी मेम्ब्रेन्स लेयर्स आर प्रेजेंट ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप बोलोगे क्या छोटा सा सवाल पूछ लिया हमसे, हमने तो देख रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। 2 मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम आप इस लेयर को सीधी भी तो बना सकते थे, ये सिस्टर ने लूप लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनाया? तो ये बेटा इसलिए बना है क्योंकि ये इनर सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, नहीं समझ आया? तो इसको समझने के लिए आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल लो कि मान लो पेड़ पौधों को पानी डालना है, पाइप खोल दिया आपने लंबा सा, है ना, पानी के लिए पाइप सभी यूज़ करते हैं। अब वो कितना लंबा होता है, तो क्या आप उसे पूरे घर में ऐसे फैला के रखते हो? हैं कि मम्मी बोल रही है चलो पानी देना है, पूरे घर में नया पाइप आया, पूरे घर में बिछा रहेगा, इतना लंबा है, नहीं करते हो ना ऐसा जनरली। तो उसका अल्टरनेट क्या करते हो आप? जैसे ही आपका काम पूरा हो जाता है आप उसे लपेट देते हो चारों तरफ से, ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए और आप उसे एक छोटी सी जगह पे रख सकें। आप सोचो नहीं हम तो नहीं लपेट रहे, तो इतने लंबे पाइप को क्या अपने घर में फैला के रखोगे? ऑब्वियस ही बात है नहीं। तो सरफेस एरिया कम करने के लिए उसको फोल्ड किया जाता है। यही सेम लॉजिक यहाँ लगता है बेटा, क्योंकि इनर लेयर की जो लेंथ है वो आउटर से बहुत ज़्यादा लंबी है, बाहर वाली से अंदर वाली की लेंथ ज़्यादा है। तो अब उसको अंदर कैसे करें? बाहर वाली बोलती है कि नहीं हमें तो अंदर वाली लेयर अंदर बहुत लंबी है, हम नहीं इसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो अंदर वाली लेयर है वो बोलती है चलो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने अंदर लूप बना लेती हूँ सिस्टर्ने लाइक स्ट्रक्चर, ताकि मैं फोल्ड हो जाऊँ और अपने आप को सिमेट लूँ, ठीक है? अब यहाँ से अंदर से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? तो यहाँ पे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम बोलते हैं करेंसी ऑफ आवर बॉडी। एनर्जी की फॉर्म में कौन प्रेजेंट होती है? एटीपी प्रेजेंट होती है, ठीक है? अब चलो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसकी तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन का काम परफॉर्म करता है। यहाँ पे ये ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को किसको कन्वर्ट कर रहा है बेटा? ये याद रखना ज़रूरी है, ये एटीपी हवा में नहीं बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाती है बेटा? आगे जाके इसको कन्वर्ट किया जाता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन के ऊपर 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इसका नाम दिया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद में
ये कैसा स्ट्रक्चर है? अरे मैम अभी तो बताया आपने, कितना इजी है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, बाहर वाली अंदर वाली। लेकिन अंदर वाली में क्या प्रेजेंट थे? सिस्टर्ने प्रेजेंट थे। सिस्टर्ने किसे बोल रहे थे? ये जो लूप, इसको बोला जाता है सिस्टर्ने, ठीक है, फोल्डिंग्स जो हैं। और ये सिस्टर्ने क्या इंक्रीज करते हैं बेटा? ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि एटीपी का प्रोडक्शन हो सके, ताकि एटीपी बन सके। और एटीपी किससे बन रही है? ग्लूकोज से और किससे? ऑक्सीजन से। आगे जाके उसको एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। साथ ही साथ में ये इतना अमीर तो है, और भी ज़्यादा अमीर कैसे है? इसके पास खुद का डीएनए होता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत 2 से 3 रेयरली ऑर्गेनेले हैं जिनके पास खुद का कंटेंट होता है। तो उसमें से ये पहला है, अभी जो आप देख रहे हो, इसके पास खुद का डीएनए होता है। तो ये रेप्लिकेशन करने के लिए किसी पे भी डिपेंड नहीं होता है। कहने का मतलब, अगर इसको रेप्लिकेट करना है, अपनी ही कॉपी बनानी है, तो इसको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि न्यूक्लियस से परमिशन लूँ या ना लूँ, नहीं ज़रूरत है, क्योंकि खुद के पास डीएनए, मर्जी होगी जब अपनी कॉपी क्रिएट कराएगा। उसके बाद में हाईली जो है एनर्जी को क्या करता है? रिलीज़ करता है, ताकि हमारी जो सेल्स हैं, मसल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ये अपना काम जो है बेसिकली कर सके। तो इस पूरी स्लाइड में आपने समझा पावर के बारे में। पावर जो आपको काम करने की पावर आ रही है वो कहाँ से आती है? एटीपी से आती है, जो आपने ग्लूकोज खाने की फॉर्म में, रेस्पिरेशन की फॉर्म में ले रखी है। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट किया जाता है बेटा? आगे जाके किस में कन्वर्ट हो रही है? एटीपी में कन्वर्ट होती है। फिर उसके बाद में वेस्ट मैनेजमेंट। अब गंदगी, अंदर कोई गंदगी भी तो होती है, कचरे का डिब्बे का काम कौन करेगा? कौन है हमारा सफाई कर्मी? तो ये डस्टबिन का काम बेटा करता है आपका लाइसोसोम। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये गाड़ी वाला कचरा निकालने का काम करता है, सब जगह जाता है, सबका कचरा लेते रहता है, ठीक है। कचरे वाला कौन है हमारी बॉडी में? लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग। और ये आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपने बोला पावर हाउस ऑफ सेल बहुत ज़रूरी है, वैसे ही आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सुसाइडल बैग बोला जा रहा है। अब आपको लग रहा होगा, हाँ ये तो कितना बेचारा सुसाइड कर लेता होगा। ये बेचारा मर्डर कर करके सुसाइड का नाम लेता है, लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि जो चीज़ मर चुकी है, जो सेल पुरानी मर गई है, जो काम नहीं कर रही है, अब ऐसे लोगों को हटाना ज़रूरी है, नहीं तो बीमारी फैलेगी। गंदगियों को हटाना अपनी लाइफ से बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप भी अपने आसपास की जो गंदगी, अपनी लाइफ में जो गंदगी है उन्हें हटा दो, लाइसोसोम बन जाओ खुद की बॉडी के। अब यहाँ पे लाइसोसोम जो है, इसके पास में ऐसा क्या होता है? आपको सोचने में आना चाहिए ना कि इसके पास ऐसा क्या है कि ये दूसरी सारी चीज़ों को खा रहा है। अभी मैंने बोला कि अगर कोई सेल पुरानी हो जाती है, या कोई भी चीज़ ऑर्गेनेल जो काम का नहीं है, अब काम नहीं कर रहा है, फंक्शनिंग नहीं है, उसकी ज़रूरत हमारी सेल को नहीं है, तो वो जाती कहाँ होगी? ऐसे थोड़े निकल निकल के मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ, चलो मैं मर गई अब मुझे लेके चलो, हमारे तरह कोई रिवाज नहीं है उनका। तो वो जाती कहाँ है? दिमाग में आना चाहिए। उसे कौन खा जाता है? उसे खा जाता है लाइसोसोम। आके गप कचरे वाला है ये, पुरानी खराब जो काम की नहीं है, निकम्मी सारी चीज़ों को कौन खाता है? लाइसोसोम। अब आप सोचो कि लाइसोसोम के पास ऐसा क्या है कि ये सारी चीज़ों को निगल रहा है, क्या है, क्या खा रहा है? तो लाइसोसोम के पास होता है बेटा, जैसे मान लो ये आपका लाइसोसोम है, तो इसके अंदर मस्त वाला डाइजेस्टिव जूस भरा हुआ होता है। ये डाइजेस्टिव जूस आप जब डाइजेशन पढ़ते हो तो आपके स्टमक में मिलता है, उसी तरीके से इसके भी पूरी अंदर बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोल सकते हो। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं बेटा? मान लो ये सेल है, ये अब कोई काम की नहीं रही, लाइसोसोम घूमता हुआ ये पूरी सेल है। अब ये सेल के अंदर का जो ऑर्गेनेले है, ये पुरानी सेल है जो काम की नहीं है। लाइसोसोम घूम घूम के चारों तरफ पता कर रहा है कि ये कौन है जो काम का नहीं है, कौन है जो काम का नहीं है। इसका डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे कूद रहा है, खाना दो खाना दो। अब क्या होता है कि इसको ये मिल जाता है, तो अब ये जो है गंदगी इसके पेट में आ गई, चलो टपक। डाइजेस्टिव एंजाइम में मिक्स होते ही बेटा ये गंदगी जो है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, क्योंकि डाइजेशन का क्या मतलब होता है? बचपन से पढ़ते आते हैं,
कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स फूड गेट कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। हम बचपन से ये लाइन बोलते हैं, क्यों बोला कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, किसकी मदद से, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब अभी इसका पूरा शरीर है, अब इसके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और ये खा गया, पचा गया उसी को, उसके बाद इसका कोई काम नहीं रहेगा, खत्म हो गई ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि डाइजेस्टिव जूस ने कैसे कैसे एक न काम आने वाली चीज़ को ख़त्म कर दिया, कॉम्प्लेक्स थी इस तरह से और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको ख़त्म कर दिया। इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन भी बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है। तो लाइसोसोम के पास ऐसी कैपेसिटीज़ होती है बेटा जो कोई काम की नहीं होती है, जिसकी ज़रूरत नहीं है अब हमारी सेल को, उसे वो खा जाती है। तो आप तो सोचो कि मैम ये तो मर्डर है, फिर हम इसे सुसाइड क्यों बोल रहे हैं। ये बोलता है जब साहब मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो, पुरानी जो चीज़ यहाँ बीमारियाँ कर रही थी मैं तो उसको हटा रहा हूँ, मेरा क्या दोष है। तो बात तो सही है, तो फिर इसका नाम तो मर्डर होना चाहिए था, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि ये लाइसोसोम की जो लेयर है वो ब्लास्ट हो जाए, तो आपको देखने को मिलेगा ये जो डाइजेस्टिव जूस है बेटा, ये आपके पूरी सेल के अंदर आके सारी चीज़ों को, क्योंकि डाइजेस्टिव है यहाँ पे जितने कंटेंट होंगे सबको खा जाएगा, तो इस वजह से जो काम के थे उन्हें भी खा जाता है। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग। कई बार अच्छी चीज़ों को भी खा जाता है, तो इसी वजह से इसको बोला है सुसाइडल बैग, ठीक है। चलो, उसके बाद में यहाँ पे आपको दे रखा है वैक्यूल्स। पहले लाइसोसोम को देख लो। लाइसोसोम क्या है बेटा, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक, थैले जैसा, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। HCl, आपको पता है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम में सबसे मेजर रोल प्ले HCl का होता है, हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। डाइजेस्ट वन ऑर्गेनेले होता है, पैथोजेंस को, मैक्रोमोलिक्यूल्स को, जितने भी ऑटोफेगी सेंट्रल्स हैं, इन सभी डेड सेल, डेड बॉडीज़ को खाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। ख़त्म करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। सबको ठिकाने लगा देता है ये, ठीक है। उसके बाद में बेटा आप पढ़ोगे वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल क्या है, तो वैक्यूल के लिए सबसे पहली चीज़ आप अपने दिमाग में बिठाओगे, क्योंकि ये आप प्लांट के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। हमारे अंदर वैक्यूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होता है तो बहुत छोटी साइज़ का होता है। प्लांट के अंदर सबसे बड़ा कब्जा वैक्यूल करके रखता है। अगर आप कभी भी प्लांट सेल बनाते हो, लास्ट क्लास में हमने बनाया भी था, तो सबसे बड़ी साइज़ थी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो वैक्यूल होता है बेटा, वो स्टोरेज का काम करता है, पूरे उसके अंदर स्टोरिंग का काम कौन करता है, वैक्यूल। कौन कर रहा है बेटा, वैक्यूल। उसी के साथ में सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, मेजरली लार्ज साइज का जो है वो प्लांट में होता है। वाटर, आयरन, पिगमेंट, वेस्ट, इन सभी के स्टोरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वैक्यूल की होती है। साथ ही साथ में टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है और सेल्यूलर होम्योस्टेसिस के कंडीशन को जो है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। उसके बाद है प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल। अब ये प्लास्टिड और सेल वॉल क्या है बेटा, प्लास्टिड जो होते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट में देखने को मिलते हैं। अभी आपने वैक्यूल देखा प्लांट के अंदर, ये डिफरेंस भी है जो आप लिखते जाओगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है और बेसिक भी है। तो आपको पता चल गया प्लांट सेल के पास में वैक्यूल होता है लार्जेस्ट साइज का, एनिमल सेल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होगा तो बहुत छोटी साइज का होगा, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, प्लास्टिड। प्लांट इतने कलरफुल क्यों होते हैं, फूल इतने रंग बिरंगे, हरे हरे, नीले, पीले, लाल, हरे, और हमें देखो, हम एकदम से बस या तो काले या गोरे इतने ही होते हैं हम, या मॉडरेट, यही है हमारा कॉम्प्लेक्शन। तो हम क्यों नहीं नीले, हरे, काले, पीले हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या नहीं है बेटा, प्लास्टिड नहीं है। लेकिन प्लांट के पास क्या है, प्लास्टिड है। ये प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक और होता है बेटा, यहाँ पे लिखो क्रोमोप्लास्ट। ये आपका तीसरा टाइप है। तो 3 टाइप हो गए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बेटा, ये लाइट को कैप्चर करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलेकॉइड्स में प्रेजेंट होता है।
ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो लाइट कैप्चर एनर्जी करता है कहाँ पे, थैलेकॉइड में, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करवाता है। साथ ही साथ में अपने पास एक ग्रीन पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल, मोस्ट अवेटिंग क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, विच ऑर्गेनेले या विच पोर्शन इज नोन एज ए ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। सारे पेड़ पौधे इतने हरे हरे क्यों नजर आते हैं? किसी गार्डन में चले जाओ, चारों तरफ हरियाली बोलते हैं, नीलियाली पिलियाली ऐसे सुना है कभी? नहीं बोलते, हम यही बोलते हैं हरियाली है, हरी। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर कहाँ से आया है? ये ग्रीन कलर जो है बेटा वो क्लोरोफिल से आया है। उसके बाद में इसका खुद का डीएनए होता है, ये चीज़ आपने अभी कहाँ देखी थी? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद दूसरा अमीर कौन है? उसके बाद दूसरा अमीर है क्लोरोप्लास्ट। इसको भी किसी की ज़रूरत नहीं होती है, इसके खुद के पास रेप्लिकेट करने के लिए डीएनए प्रेजेंट है, तो ये भी बहुत अमीर सा है। उसके बाद बेटा आपका है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट से क्या मतलब है? ल्यूको मतलब बेरंगा, जिसका कोई कलर नहीं होता है, और जिसका कोई कलर नहीं होता है उसे हम वाइट कलर बोलते हैं। तो जितने भी वाइट कलर होते हैं वो आपको कौन से पिगमेंट की वजह से देखने को मिलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट की वजह से देखने को मिलते हैं। नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिक होता है, क्या काम करता है बेटा? स्टोरेज का काम करेगा, जैसे कि स्टार्च है, ऑयल है, इनका स्टोर कहाँ होता है? ल्यूकोप्लास्ट में होता है। उसके बाद हमने क्रोमोप्लास्ट देखा। क्रोमो का मतलब होता है बेटा कलर। जितनी भी कलरफुल चीज़ें हैं, ये कलरफुल चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती है? आप देखते हो कि फूल नीला है, पीला है, गुलाबी है, ये इतने सुंदर सुंदर कलर कहाँ से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट से आते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट है आपका सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल होती है बेटा, सेल वॉल डेड होती है, इतना आपको पता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। तो ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेयर का काम करता है, और ये फॉर्मेशन किससे होती है? सेल्यूलोज से और अदर पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। मेजरली इसका क्या फंक्शन है बेटा? इसका काम प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और प्लांट के अंदर शेप प्रोवाइड करना है। इट ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट। आपने 3 बेसिक स्ट्रक्चर देखे, सेल वॉल, उसके बाद प्लास्टिड, और उसके बाद आपने क्या देखा बेटा? वैक्यूल। ये तीनों मेजरली कौन से सेल में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में। तो यही आपका बेसिक डिफरेंस होता है। उसके बाद में ब्लूप्रिंट जिसे बोला है डीएनए। डीएनए के लिए हम पढ़ चुके हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हेरिडिटिकल मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। उसके बाद आप बोलोगे मैम क्रोमेटिन क्या है? तो क्रोमेटिन इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब सिंगल सिंगल से होते हैं, क्या है ये? रिलैक्स डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं इंटरफेस के टाइम पे। रिलैक्स मतलब कि अभी ये बिल्कुल आराम से है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है। जब यही थ्रेड आपस में मिल जाते हैं तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम। जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपस में उलझ जाते हैं तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम इंश्योर करता है एक्यूरेट सेग्रीगेशन को। उसके बाद सेल डिवीजन जो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज आपने क्या क्या देखा बेटा? एक बार क्विक रिवाइज करोगे। आपने देखा सबसे पहले कि सेल के अंदर क्या होता है, बेसिक सबसे मज़ेदार चीज़ देखी कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है। तो अलग अलग ऑर्गेनेलेज देखे बेटा आपने, जिसमें आपने सबसे पहला देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस सेंटर ऑफ सेल होता है, बीच में प्रेजेंट होता है, ब्रेन ऑफ सेल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने अंदर डीएनए को कंट्रोल, जेनेटिक हेरिडिट्रिकल इन्फॉर्मेशन कौन कंट्रोल करके रखता है? न्यूक्लियस। उसके बाद हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की पैकेजिंग करने का काम नहीं करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करने का काम करती है। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं और हमें नहीं होना है। प्रोटीन की सिंथेसिस करती है कि प्रोटीन की पैकेजिंग करती है? प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों कर रही है? क्योंकि बेटा इसके 2 टाइप है, आरईआर देखा था और एसईआर देखा था। ये रफ पिंपल कौन कर रहा था? राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए आरईआर यहाँ पे राइबोसोम, आर से राइबोसोम, आर से रफ। इस वजह से यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है? यहाँ पे आपको देखने को मिलता है प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। फिर एसईआर क्या काम करेगा? तो लिपिड के सिंथेसिस, हार्मोन्स के सिंथेसिस, कैल्शियम का स्टोरेज और डिटॉक्सिफिकेशन का काम ये कौन करेगा? एसईआर करता है। फिर आपने उसके बाद देखा गोल्जी अपरेटस।
पैकेजिंग का काम कर रही थी, ठीक है, प्रोटीन को राजा बाबू बना रही थी, साथ ही साथ में लिपिड की पैकेजिंग करती है। फिर आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से एटीपी को बनाता है। एटीपी मतलब कि एनर्जी, और एनर्जी की फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि ये पावर सप्लाई कर रहा है इसलिए इसे बोल दिया जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद आपने कचरे वाला देखा, मतलब कि लाइसोसोम को, लाइसोसोम आर नोन एज अ सुसाइडल बैग। फिर आपने वैक्यूल्स को देखा, स्टोरेज बैग, स्टोरेज का काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा बेटा प्लास्टिड्स को, प्लास्टिड और सेल वॉल ये सिर्फ प्लांट्स में मिलती हैं। प्लास्टिड क्या है, कलर देने का काम करता है। हम रंग बिरंगे क्यों नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास प्लास्टिड नहीं है। अब ये प्लास्टिड क्या है, 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। कलरफुल जितना कलर होता है वो क्रोमो का मतलब ही साइंस के अंदर कलर होता है, तो जितने कलर हैं वो यहाँ से आते हैं। जिसका कोई कलर नहीं है वो ल्यूको से आता है, और जिसका सिर्फ और सिर्फ हरा कलर देने का काम है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्यों हरा कलर देता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल, जिसे हम ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं, वो प्रेजेंट है। उसके बाद आपने सेल वॉल देखिए, रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, उसका काम प्रोटेक्शन देना है। फिर उसके बाद में बेटा आपने देखा डीएनए, डीएनए जो है वो हेरिडिट्रिकल यूनिट होती है, मटेरियल होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो जो ओपनली फॉर्म में है वो क्रोमेटिन है। जब यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं एक दूसरे में, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम का। और उसके बाद में माइटोसिस एंड मियोसिस हमारा कल का पार्ट होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।